मैं वरुण हूं। NH 27 पर एक टोल प्लाजा है, 3 सुरंगों वाला, पहाड़ियों के बीच, जहां नेटवर्क नहीं आता। मैं हर महीने उस टोल से गुजरता था। एक रात वहां की मशीन ने मुझे एक काली पर्ची दी। उस पर मेरा वाहन नंबर था, मेरी एंट्री टाइम थी और नीचे एक और तारीख छपी थी, मेरी मौत की तारीख, 3 दिन बाद। मैं हंसा, पर्ची फेंक दी। 3 दिन बाद उसी तारीख को मैं मृत पाया गया। लेकिन मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो समझ जाओ, मैं मरा नहीं हूं। मैं वो हूं जो पर्ची के पीछे लिखा था। NH 27 उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला ये हाईवे घने जंगलों, पहाड़ियों और अंधेरी सुरंगों से भरा है। मेरा नाम वरुण मेहता है। मैं झांसी में रहता हूं। एक प्राइवेट फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। हर महीने मुझे छतरपुर MP जाना होता है, एक प्लांट की मॉनिटरिंग के लिए। रास्ता NH 27 से होकर जाता है और बीच में एक टोल प्लाजा है, कटरा टोल प्लाजा। 3 सुरंगे, 2 पहाड़ियों के बीच, आसपास कोई बस्ती नहीं। मैं उस टोल से कम 20 से 25 बार गुजर चुका हूं। लेकिन 14 मार्च 2025 की उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 11 करतानट बज रहे थे। मैं छतरपुर से लौट रहा था। अपनी होंडा सिटी में बारिश हो रही थी, हल्की नहीं बल्कि झमाझम, जैसे कोई उल्टा कुआं खुल गया हो। वाइपर पूरी स्पीड पर थे, फिर भी आगे कुछ दिख नहीं रहा था। जंगल के पेड़ दोनों तरफ झुके हुए थे, उनकी परछाइयां सड़क पर लहरा रही थी, जैसे वे मुझे रोकना चाहती हों। मैंने अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क 0, जियो, एयरटेल, VI, कुछ नहीं, बस इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा था। मैंने गूगल मैप्स खोला, वो भी काम नहीं कर रहा था। लोकेशन तो दिखा रहा था, पर रास्ता नो कनेक्शन बता रहा था। तभी आगे रोशनी दिखी, टोल प्लाजा, कटरा टोल। मैंने टोल के पास गाड़ी रोकी। वैसे तो इस टोल पर आमतौर पर 2 से 3 कर्मचारी होते हैं, एक मशीन, एक बैरियर। पर उस रात पूरा टोल सन्नाटा था। बूथों में लाइटें जल रही थी, पर कोई आदमी नहीं था। एक बूथ पर एक पुराना कंप्यूटर था, उसकी स्क्रीन पर सिस्टम लोडिंग लिखा हुआ था, लेकिन वही लोडिंग पिछले 10 मिनट से था। मैंने हॉर्न बजाया, कोई है? कोई जवाब नहीं। मैं उतरा। बारिश कम हो गई थी, पर हवा तेज थी। टोल के ऊपर एक बोर्ड था, कटरा टोल प्लाजा 24x7 सेवा, लेकिन वहां कोई सेवा नहीं थी। कोई सन्नाटा था, इतना गहरा कि मेरे कान बजने लगे। तभी एक बूथ के अंदर से आवाज आई, एक मशीन की, जैसे पुराना प्रिंटर, कर। फिर एक पर्ची निकली। वो पर्ची काली थी, सफेद नहीं, काली, स्याही पीली थी। मैंने पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, कटरा टोल प्लाजा, दिनांक 14 मार्च 2025, समय 23:45, वाहन UP 93 अब 1234, मेरा नंबर, राशि 75 रुपए। आपकी अगली एंट्री 17 मार्च 2025, 23:40। कृपया इस पर्ची को सुरक्षित रखें। मैंने अगली एंट्रीज देखी। 17 मार्च 2025, रात 11:40। वो आज से 3 दिन बाद थी। मुझे हंसी आई। शायद मशीन खराब थी, टोल वापसी की तारीख छाप देती है। मैंने पर्ची डैशबोर्ड पर रख दी, गाड़ी में बैठ गया और बैरियर के पास गया। बैरियर अपने आप उठ गया, बिना किसी के छुए। मैंने आगे बढ़ा दी। मैं सुबह 1 बजे झांसी पहुंचा। मेरी पत्नी रेनू सो रही थी। मैंने चुपके से रसोई में जाकर पानी पिया। फिर मैंने वो काली पर्ची निकाली, उसे फिर से पढ़ा। इस बार उस पर नया अक्षर था। नीचे एक और लाइन जुड़ गई थी, अगली एंट्री पर मिलेंगे। मैं चौंका। ये लाइन मैंने टोल पर नहीं पढ़ी थी, कोई और छप गया था। मैंने पर्ची को रोशनी में देखा, कागज काला था,
लेकिन कुछ देर देखने पर उस पर हल्की नीली स्याही से और अक्षर थे, बहुत पुराने, मिटते हुए। मैंने करीब से देखा, कई नाम थे, कई तारीखें, जैसे ये पर्ची पहले किसी और को मिली थी। और फिर मुझे सबसे ऊपर एक नाम था, राजेश कुमार 020122024। नीचे लिखा था, नहीं माना, मर गया। दूसरा नाम नीता शर्मा 15/08/2024, पर्ची जला दी। 15 अगस्त की रात घर जल गया। तीसरा नाम प्रेम सिन्हा 11/11/2024, टोल पर वापस गया, गायब। चौथा अरविंद माथुर 01/01/2025, पर्ची खाली। अब वो टोल चलाता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पर्ची डाइनिंग टेबल पर रखी और सो गया। सुबह उठा तो पर्ची वहां नहीं थी। मैंने पूरा घर छान मारा, नहीं मिली। मैंने रेनू से पूछा, क्या तुमने डाइनिंग टेबल से एक काली पर्ची देखी? उसने मुझे अजीब नजर से देखा। काली पर्ची? नहीं, पर तुम्हारे तकिए के नीचे एक कागज था। मैंने रख दिया। मैंने तकिया उठाया, नीचे वही पर्ची थी, पर अब उस पर और लिखा था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बाकी। कल रात 11:40 पर तुम्हारा फोन बजेगा, उठाना मत। ये क्या है? रेनू ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। कुछ नहीं, टोल की रसीद है, सिस्टम गड़बड़ है। तो फिर इस पर मत उठाना क्यों लिखा है? मैंने पर्ची को मोड़कर जेब में रख लिया। मैं संभाल लूंगा। रेनू ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ गीले थे, पसीने से या पानी से। वरुण, मैंने कल रात तुम्हारे आने से पहले एक सपना देखा। एक आदमी खड़ा था, तुम्हारी तरह, पर उसकी आंखें नहीं थी। उसने कहा, 17 मार्च की रात उसे टोल पर ले आना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम सपने देखती हो। कोई बात नहीं, पर मुझे वो आदमी तुम्हारे पिता लग रहा था, जो 10 साल पहले मर गए। रात हुई 11 बजे। मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया, पर 11 बजे फोन बजा, बिना रिंगटोन के, सिर्फ वाइब्रेशन। स्क्रीन पर नंबर था +910000000000 5 0। मैंने उठाया नहीं। फोन बजता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर बंद हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे बेडरूम की लाइट झिलमिलाने लगी। ऐसी अपने आप बंद हो गया। मेरे फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, बिना नंबर के। अच्छा किया नहीं उठाया, कल फिर से कोशिश करूंगा। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा आदित्य 7 साल का अपने कमरे में सो रहा था। मैं दौड़कर उसके कमरे में गया। वो सो रहा था, पर उसकी परछाई दीवार पर हिल रही थी। बेटा स्थिर था, पर उसकी परछाई नाच रही थी, जैसे कोई दूसरा इंसान उसके अंदर हो। मैंने अपनी पत्नी को जगाया। हम दोनों उसके कमरे में गए। परछाई स्थिर हो गई। आदित्य की आंखें खुली थी, लेकिन वो सो रहा था। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, पापा, टोल पर वो अंकल कह रहे थे, आप 17 को नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। कौन अंकल? जिनकी आंखें नहीं हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। रेनू रोने लगी। 15 मार्च की सुबह मैं ऑफिस गया। अपनी जेब में पर्ची थी। अब उस पर लिखा था, दूसरा दिन, आज रात तुम्हारी कार में कोई बैठेगा, पीछे देखना मत। मैंने पर्ची जला देनी चाहिए, लेकिन वो जलती ही नहीं थी। वो कागज आग से नहीं पिघलती थी, प्लास्टिक की तरह, पर प्लास्टिक भी नहीं। मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, नहीं फटी। ऑफिस में मेरे सहकर्मी ने पूछा, तुम्हारे पीछे वो कौन बैठा है? मैं घबराकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं, पर मेरी कुर्सी के पीछे एक परछाई थी। मेरी नहीं, किसी और की। वो परछाई पर्ची की तरह काली थी। मैं उठा, बाहर आया। प्रिंटर से अपने आप एक पर्ची निकली, काली। उस पर लिखा था, तुम ऑफिस में हो, आज रात 11:04 पर घर पहुंचो, वरना तुम्हारी पत्नी देखेगी कि तुम्हारे बिस्तर पर कोई और लेटा है।
मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया, नहीं उठा। दोबारा लगाया, आवाज आई किसी और की। वो सो रही है। परेशान मत करो। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो कल रात तुम्हारे बेटे के कमरे में था और आज तुम्हारे घर में हूं। शाम तक तुम्हारी पत्नी मुझे तुम समझ लेगी। फोन कट गया। मैं ऑफिस से भागा। घर पहुंचा तो देखा किचन में रेनू चाय बना रही थी और बैठक में एक आदमी बैठा था। वो बिल्कुल मुझ जैसा था। वही कद, वही चेहरा, वही कपड़े। रेनू उससे बात कर रही थी। आप चाय लेंगे? मैं चिल्लाया, रेनू, मैं यहां हूं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ, फिर हंस दी। तुम दोनों एक जैसे क्यों हो? मजाक है क्या? वो आदमी उठा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ सफेदपन। उसने मुझसे कहा, तू आ गया, अच्छा है। अब बता, कल रात जाएगा टोल? क्यों जाऊं? क्योंकि कल 17 मार्च है। उस रात 11:04 पर वो पर्ची पूरी हो जाएगी। अगर तू टोल पर नहीं पहुंचा तो ये आदमी, उसने अपनी तरफ इशारा किया, तेरी जगह ले लेगा। तेरी पत्नी, तेरा बेटा, तेरी नौकरी, सब उसका हो जाएगा। तू परछाई बनकर सड़कों पर घूमेगा। और अगर मैं टोल पर पहुंच गया तो तुझे किसी और की परछाई देनी होगी, किसी ऐसे की जो तेरे बदले मरे। मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो फिर तू खुद मरेगा और तेरी पर्ची किसी और को मिलेगी। यही चक्र है। रात को मैं आदित्य के पास बैठा था। उसने मुझसे कहा, पापा, कल स्कूल में मेरी परछाई ने मुझसे बात की। उसने कहा, बताओ अपने पापा से कि टोल पर मत जाए। वहां कोई नहीं है। वहां तो सिर्फ एक काला कुआं है और उस कुएं में सारी पर्चियां गिरती है। तुम्हारी परछाई ने बात की? हां, वो रो रही थी। उसने कहा, मैं भी कभी किसी की परछाई थी, पर मेरे मालिक ने टोल पर जाने से मना कर दिया। फिर मैं अलग हो गई। अब मैं सिर्फ परछाई हूं, किसी की नहीं। मैंने आदित्य को गले लगा लिया। मैंने फैसला किया, टोल पर जाऊंगा, पर अपनी पत्नी और बेटे को साथ ले जाऊंगा, ताकि अगर कुछ हुआ तो हम साथ हों। पर रेनू ने मना कर दिया। मैं नहीं आ रही। वहां कुछ है जो हमें तोड़ना चाहता है। तुम अकेले जाओ और ये पर्ची ले जाओ। अब इस पर तुम्हारी नहीं, मेरी तारीख छपी है। मैंने पर्ची देखी। सच में उस पर अब मेरी जगह रेनू मेहता और तारीख 17 मार्च 2025 लिखी थी। उसके नीचे लिखा, अब तू चुन ले, तू मरे या तेरी पत्नी। रात के 11 बजे थे। मैंने गाड़ी निकाली। रेनू और आदित्य घर पर रहे। मैं अकेला NH 27 की तरफ बढ़ा। बारिश फिर शुरू हो गई थी। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं थी। जंगल के पेड़ सड़क पर झुक रहे थे, जैसे मुझे रोकना चाहते हों। 11:10 पर मैं टोल से 5 किलोमीटर दूर था। तभी मेरे पीछे की सीट पर आवाज आई, खड़खड़ाहट। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, पर सीट पर एक काली पर्ची पड़ी थी, नई। उस पर लिखा था, रुक मत, आगे बढ़। टोल पर तेरा इंतजार है, पर वहां तुझे अपनी नहीं, बल्कि उस बच्चे की परछाई दिखेगी जो तूने 3 साल पहले कुएं में धकेल दिया था। तुझे याद नहीं, क्योंकि तूने वो याद भी खा ली थी। मुझे कुछ याद नहीं आया, पर मेरा फोन बजा, रेनू का नंबर। मैंने उठाया। वरुण, तुम्हारे जाने के बाद आदित्य की परछाई गायब हो गई। वो अब बिना परछाई के खड़ा है और वो बोल रहा है तुम्हारी आवाज में। वो कहता है, पापा, मैं वो बच्चा हूं जो 3 साल पहले कुएं में गिरा था। मैं मरा नहीं, मैं परछाई बन गया और अब मैं तुम्हारे बेटे के अंदर हूं। अगर तुम टोल पर पहुंच गए तो मैं तुम्हारे बेटे को खा जाऊंगा। मैंने गाड़ी रोक दी। टोल अब सामने था। 3 सुरंगें, काली रोशनी और एक बूथ जहां से काली पर्चियां निकल रही थी। मैंने फैसला किया, वापस जाऊं या आगे बढ़ूं। तभी मेरे सामने की सीट पर एक बच्चा बैठा था, 8 साल का, गीले कपड़ों में। उसकी आंखों से पानी नहीं,
काली स्याही बह रही थी। उसने कहा, मैं वो हूं। तुमने मुझे मारा, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। टोल पर चल, वहां तेरी पर्ची तैयार है। जैसे ही मैं उस सुरंग के अंदर दौड़ा, मेरे पीछे का प्रवेश द्वार बिना आवाज के बंद हो गया। कोई दरवाजा नहीं था, कोई लोहे की चादर नहीं, बस अंधेरा घना हो गया, इतना कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। रोशनी तो थी, पर वो किसी चीज पर नहीं पड़ रही थी, जैसे सुरंग की दीवारें रोशनी को निगल रही हों। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मेरे पैर जमीन से चिपक गए। नीचे देखा, जमीन काली थी, चिपचिपी, जैसे कोई तारकोल जम गया हो। आदित्य की आवाज अब और करीब थी, पापा, यहां आओ। मुझे डर लग रहा है। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। 5 कदम, 10 कदम, पर मैं एक ही जगह पर चल रहा था। मेरे पैर हिल रहे थे, पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य रबर बैंड मुझे पीछे खींच रहा हो। तभी मुझे महसूस हुआ, कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, ठंडी, सड़ीगली, जैसे कोई मुर्दा सांस ले रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो वही बच्चा था, लगभग 8 साल का, लेकिन उसका चेहरा 40 साल का लग रहा था। झुर्रिया, पिचका हुआ मांस और आंखों की जगह 2 गड्ढे, उनसे काली स्याही टपक रही थी, जो जमीन पर गिरकर छोटी छोटी परछाइयां बना रही थी। उसने सफेद कुर्ता पहना था, जो खून से लथपथ था, 3 साल पुराना खून। उसके पैर नंगे थे, हड्डियां बाहर निकली हुई थी। अंकल, उसने कहा। आवाज बच्चे जैसी थी, पर उसमें कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ सर्दी थी, बर्फ जैसी। तुम्हें मुझसे मिलने आना ही था। तुमने वादा किया था। जब मैं कुएं में गिर रहा था, तुमने कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, और तुम भूल गए। मैंने तुम्हें नहीं धकेला। मुझे याद नहीं। तब याद दिलाऊं? उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उसकी उंगलियां मेरी खोपड़ी में घुस गई, जैसे वो मेरे दिमाग को छू रहा हो। और फिर एक फ्लैश, एक दृश्य। 3 साल पहले 17 मार्च 2022, वही तारीख 17 मार्च, उसी NH 27 पर मैं झांसी से छतरपुर जा रहा था। तभी टोल के पास एक बच्चा सड़क पार कर रहा था। रात के 11:08 बजे मैंने ब्रेक मारा, पर देर हो चुकी थी। मैंने बच्चे को टक्कर मार दी। वो 10 फीट दूर जा गिरा। मैं घबराकर उतरा। बच्चा रो रहा था। उसका पैर टूट गया था, पर वो जिंदा था। उसने मुझसे कहा, अंकल, मुझे अस्पताल ले चलो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। रात थी, टोल पर कोई कर्मचारी नहीं था, वैसे ही जैसे आज था। मैं डर गया। अगर पुलिस आई तो मेरी नौकरी, मेरा परिवार, सब खत्म। मैंने बच्चे को उठाया, उसे सड़क से हटाकर किनारे ले गया। वहां एक पुराना कुआं था, टोल के पास, जंगल में। मैंने उस बच्चे को उस कुएं में धकेल दिया। वो गिरते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और मैं भाग गया। अगले दिन अखबार में खबर थी, लापता बच्चा, पुलिस जांच कर रही है। 3 दिन बाद बच्चे की लाश मिली, कुएं में। उसकी पहचान हुई। नाम था उदय, 8 साल, अनाथ। कोई उसका मालिक नहीं था। मामला ठंडा हो गया, और मैंने वो याद अपने दिमाग से निकाल दी, जैसे वो कभी हुई ही नहीं। वो दृश्य खत्म हुआ। मैं वापस सुरंग में था। उदय, वो बच्चा, मेरे सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह से काली स्याही टपक रही थी। अब याद आया। अंकल, मैं घुटनों पर गिर गया। मैंने पागलपन किया। मैं तुम्हें माफी मांगता हूं। माफी? मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि तुम मुझे अस्पताल ले चलते। मैं तुम्हें पुलिस नहीं देना चाहता था, पर तुमने मुझे कुएं में धकेल दिया। मैं 3 दिन तक उस कुएं में जीवित रहा। चूहे खाए, पानी पिया, पर कोई नहीं आया। तीसरे दिन मैं मर गया।
और मैंने मरते समय फैसला किया, मैं परछाई बनूंगा और मैं तुम्हारा पीछा करूंगा हमेशा। तो ये टोल, ये पर्चियां मैंने बनाया। मैंने इस टोल को अपना जाल बनाया। हर आदमी जो यहां से गुजरता है उसे एक काली पर्ची मिलती है, उसकी मौत की तारीख के साथ। पर तुम्हारे लिए मैंने खास इंतजार किया। तुम्हारी पर्ची पर आज की तारीख है 17 मार्च 2025, रात 11:45। और अब घड़ी देखो। मैंने अपनी घड़ी देखी, 11:44 थे। 1 मिनट बाकी। 1 मिनट में तुम मर जाओगे अंकल, उदय ने कहा। पर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अपने बेटे को बुलाओ यहां, उसकी जान देकर तुम बच सकते हो। नहीं तो फिर तुम मरो। पर तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? सोचो, आदित्य 7 साल का है, उसे पापा की जरूरत है। मैं उसे नहीं बुलाऊंगा तो फिर मैं खुद उसे बुला लूंगा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई। सुरंग की दीवार पर एक स्क्रीन बन गई, जैसे कोई प्रोजेक्टर। उस पर मेरे घर का लिविंग रूम दिख रहा था। आदित्य अपने कमरे में जाग रहा था, बिस्तर पर बैठा था। उसकी परछाई, जो पहले गायब हो गई थी, अब वापस आ गई थी, पर वो उससे अलग थी। वो परछाई दीवार पर खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। आदित्य ने कहा, मैं पापा के पास जा रहा हूं। परछाई ने कहा, नहीं बेटा, तुम यही रहो, मैं तुम्हारी जगह जाती हूं। और वो परछाई दीवार से उतरी, खिड़की से बाहर निकली और हवा में उड़ने लगी NH 27 की तरफ। 2 मिनट बाद सुरंग के अंदर एक कोलाहल हुआ। एक काला धुआं अंदर आया, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। वो उदय के सामने आकर ठहर गया। उस धुएं से एक चेहरा बना, आदित्य का चेहरा, लेकिन आधा पिघला हुआ। वो मेरी तरफ देख रहा था। पापा, मैं आपके पास आ गया, उसने कहा। आवाज आदित्य की थी, पर उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। ये क्या है? मैंने उदय से पूछा। ये तुम्हारे बेटे की परछाई है, मैंने उसे यहां बुला लिया। अब उदय, वो खुद इस परछाई के अंदर समा जाएगा और फिर ये परछाई तुम्हारे बेटे के शरीर में चली जाएगी। तुम्हारा बेटा मर जाएगा और मैं, उदय, उसके शरीर में जीऊंगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे साथ, हर रात तुम्हें याद दिलाते हुए कि तुमने क्या किया। नहीं, मैंने उस परछाई को पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ उसमें से गुजर गए। वो परछाई हंसी, आदित्य की हंसी, लेकिन विकृत। वो मेरे पास से निकलकर सुरंग के दूसरे छोर की तरफ बढ़ी, जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। मैं उसके पीछे दौड़ा। सुरंग खत्म हुई और मैं एक कमरे में आ गया। टोल के पीछे का कमरा, जो कभी किसी ने नहीं देखा था। वहां दीवारों पर सैकड़ों पर्चियां टंगी थी, काली, सफेद, लाल, हरी। हर पर्ची पर एक नाम और एक तारीख थी। कुछ पर्चियां पुरानी थी, साल 1990 की, कुछ नई, 2026 की, भविष्य की। बीच में एक कंप्यूटर था, बहुत पुराना, CRT मॉनिटर, उस पर फ्लॉपी ड्राइव भी थी। स्क्रीन पर चमक रहा था, कटरा टोल प्लाजा, मृत्यु प्रबंधन प्रणाली। अगला ग्राहक वरुण मेहता। निर्धारित समय 23:40, 17 मार्च 2025। शेष समय 52 मिनट। कंप्यूटर के पास एक कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, वही रेनू जैसी जो मुझे टोल पर मिली थी। उसकी आंखें नहीं थी। उसके हाथ में एक स्टाम्प था, उस पर लिखा था, मृत्यु स्वीकृत। बैठो वरुण, उसने कहा। बहुत देर से आए, तुम्हारी पर्ची प्रिंट हो चुकी है। उसने एक काली पर्ची निकाली, उस पर मेरा नाम और आज की तारीख थी। उसने वो पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई, पर मैंने ली नहीं। मैं नहीं मरूंगा। तो कौन मरेगा? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, या वो बच्चा जिसे तुमने कुएं में धकेला था? उदय पहले ही मर चुका है, पर उसकी परछाई नहीं मरी। वो अब भी जिंदा है। वो इसी कमरे में है
वो कंप्यूटर है। वही इन सब पर्चियों को प्रिंट करता है। वही हर रात यहां बैठकर तय करता है कि कौन मरेगा। और उसने तुम्हें चुना है। मैंने कंप्यूटर के मॉनिटर को देखा। स्क्रीन पर अब एक बच्चे का चेहरा दिख रहा था, उदय का, जैसा वो 3 साल पहले था। जिंदा, मुस्कुराता हुआ उसकी आंखें थी। वो बोला, अंकल, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, पर मैं नहीं कर सकता। जब मैं उस कुएं में मर रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी। वो बोली, अगर तू बदला लेना चाहता है तो ये कंप्यूटर ले। हर उस आदमी को सजा दे जो किसी और की जान लेता है। मैंने हां कर दी। तब से मैं इस कंप्यूटर के अंदर हूं। हर रात हर टोल से गुजरने वाले को एक पर्ची मिलती है, उसकी मौत की तारीख। पर तुम्हारे लिए मैंने 3 साल इंतजार किया। आज वो दिन है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? कंप्यूटर ने कहा, एक काम कर, मुझे इस कंप्यूटर से बाहर निकाल, मुझे फिर से जीवित कर, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कैसे निकालूं? इस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में मेरी आत्मा है, उसे निकालकर किसी जिंदा शरीर में डाल दो। पर उस शरीर का मालिक मर जाएगा। मैं किसी को नहीं मार सकता। तो फिर तुम मरो। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो औरत, रेनू जैसी, गई और दरवाजा खोला। बाहर रेनू खड़ी थी, असली रेनू, मेरी पत्नी। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे। वरुण, वो चिल्लाई। मैंने आदित्य को घर पर छोड़ दिया। उसकी परछाई वापस आ गई है, पर वो अब उसकी नहीं है, वो उदय की है। मैं यहां तुम्हें बचाने आई हूं। उसने उस औरत, रेनू जैसी, पर रॉड से वार किया। वो औरत चीखी और पिघल गई। वो एक परछाई थी, असली नहीं। उसकी जगह एक काला धब्बा रह गया। रेनू मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम यहां से निकलते हैं, लेकिन उदय, वो कंप्यूटर में है, तो उसे वही रहने दे। नहीं, मैंने उसे मारा था, मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। मैंने कंप्यूटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर उदय रो रहा था। अंकल, मुझे बाहर निकालो, मैं अकेला हूं, डर लगता है। मैंने कंप्यूटर उठाया। वो भारी था, पर मुझे हल्का लगा। मैं उसे लेकर सुरंग में चला गया। रेनू मेरे पीछे पीछे। हम टोल से बाहर निकले। बारिश रुक चुकी थी। सामने वही जंगल था और उसमें वही पुराना कुआं। मैं कुएं के पास गया, नीचे देखा, अंधेरा, गहरा, बदबूदार। तुम क्या करोगे? रेनू ने पूछा, वो जो 3 साल पहले करना चाहिए था। मैंने कंप्यूटर को कुएं में फेंक दिया। वो गिरा, टूटा और फिर एक तेज रोशनी हुई। कुएं से उदय की परछाई निकली, बिना शरीर के, सिर्फ एक छाया। वो हवा में घूमी, फिर मेरे पास आकर रुकी। शुक्रिया अंकल, उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं नहीं मरूंगा। मैं परछाई हूं, हमेशा, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। वो परछाई हवा में बिखर गई, हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में, जो आसमान में तारे बन गए। मैंने राहत की सांस ली। हम घर लौटे। आदित्य सो रहा था। उसकी परछाई वापस आ गई थी, सामान्य, स्थिर। सब ठीक लग रहा था। मैं बाथरूम गया, शीशे में देखा। मेरी परछाई थी, पर वो मेरी नहीं थी, वो उदय की थी। वो मुस्कुरा रही थी। अंकल, मैंने कहा था, मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब मैं तुम्हारी परछाई हूं, हमेशा और हर रात। जब तुम सोओगे, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुमने किया और जो तुम करोगे। मैंने अपना फोन निकाला। उस पर एक नया मैसेज था, बिना नंबर के। एपिसोड 3 में तुम जानोगे कि ये टोल सिर्फ NH 27 पर नहीं है। ये हर उस सड़क पर है जहां कोई मरा हो। और अब तुम खुद टोल कलेक्टर बनोगे। तुम्हें हर रात पर्चियां बांटनी होंगी उन लोगों को जो मरने वाले हैं। पहली पर्ची तुम्हारे पड़ोसी को। उसकी मौत की तारीख कल है, 19 मार्च की सुबह थी।
मैं रात भर नहीं सोया था। मेरी परछाई दीवार पर नाचती रही थी, कभी उदय का चेहरा बनती, कभी मेरा। सुबह 7 बजे मैंने कॉफी पी, अपने आप को संभाला और शर्मा जी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। शर्मा जी, मिस्टर केदारनाथ शर्मा पिछले 10 साल से मेरे पड़ोसी है। रिटायर्ड स्कूल टीचर, अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी का 5 साल पहले देहांत हो गया था। उनका बेटा पुणे में रहता है। शर्मा जी हर सुबह मुझे नमस्ते करते थे, कभी कभार चाय पर बुलाते थे। मेरे बेटे आदित्य को पढ़ाते भी थे। अच्छे इंसान थे। मैंने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। मैंने फिर खटखटाया, तब अंदर से हल्की सी आहट हुई और दरवाजा खुला। शर्मा जी खड़े थे, पर वे मुझे लगे बदले हुए। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे उन्होंने भी रात नहीं सोई हो। उनके हाथ में एक काली पर्ची थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे मिली थी। वरुण बेटा, उन्होंने कहा, आवाज कांप रही थी। ये क्या है? कल रात किसी ने मेरे तकिए के नीचे रख दिया। मैंने सोचा कोई मजाक है, पर जब मैंने पढ़ा, उन्होंने पर्ची मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पढ़ा, कटरा टोल प्लाजा, दिनांक 19 मार्च 2025, समय 23:45, नाम केदारनाथ शर्मा, पता 304 शिवाजी नगर, झांसी, कारण हार्ट अटैक, प्राकृतिक। कृपया इस पर्ची को न जलाए, न फाड़े। आपकी अगली एंट्री 20 मार्च 2025, 12, मृत्यु के बाद। प्राकृतिक? मैंने सोचा, तो वे बिना किसी हिंसा के मरेंगे। फिर मैंने नीचे लिखा देखा, एक और लाइन थी, बहुत छोटे अक्षरों में, ये मृत्यु टाली जा सकती है यदि कोई अपनी स्वेच्छा से आपकी जगह मरने को तैयार हो। शर्मा जी ने वो लाइन नहीं पढ़ी थी, या शायद वो तभी दिखी जब मैंने देखा। मैंने पर्ची वापस की। शर्मा जी, ये कोई बीमार मजाक है, मैं पुलिस को फोन करता हूं। पुलिस? बेटा, मैंने पुलिस को फोन किया। उन्होंने कहा, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, कोई अपराध नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे को फोन किया, वो हंसा। तुम्हें बताया तो तुम भी हंसोगे, पर मुझे डर लग रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनका कंधा थपथपाया। मैं देखता हूं, शाम तक कुछ करता हूं। मैं अपने घर लौटा। बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा हो गया। मेरी परछाई उदय की दीवार पर मुस्कुरा रही थी। तुमने देखा अंकल, पहली पर्ची तैयार है, अब तुम्हें बस उसे डिलीवर करना है। डिलीवर? वो पहले से ही उनके पास है। हां, पर असली डिलीवरी तब होती है जब कोई उन्हें बताता है कि वे क्यों मर रहे हैं, और वो कोई तुम हो। तुम उन्हें बताओगे, शर्मा जी, आप मरने वाले हैं। और तुम्हारे बताने के बाद वे डरेंगे, उनका दिल तेज धड़केगा, और ठीक 11:20 पर उन्हें हार्ट अटैक आएगा। तुम उनके कातिल बन जाओगे। मैं कातिल नहीं बनूंगा। तो फिर वो बिना बताए भी मर जाएंगे, पर तब उनकी मौत का जिम्मा तुम पर नहीं आएगा। बस तुम टोल कलेक्टर का काम नहीं करोगे तो तुम्हारी अपनी परछाई, जो अब मैं हूं, तुम्हें अंदर से खा जाएगी। तू क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि जब तूने मुझे कुएं में धकेला था, तब मैंने तुझे श्राप दिया था, तू कभी किसी की मौत का कारण बने बिना नहीं मरेगा। और अब वो श्राप पूरा हो रहा है। मैंने शर्मा जी के बारे में सोचा, क्या उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया था? क्या वे सच में प्राकृतिक मौत मरने वाले थे, या ये भी एक सजा थी? मैंने अपने दूसरे पड़ोसी मिसेज अग्रवाल से बात की। वो 50 साल की महिला थी, बहुत बातूनी। मैंने शर्मा जी के बारे में पूछा। वो बोली, शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पर एक बात सुनूं? उसने आवाज धीमी कर ली। 5 साल पहले जब उनकी पत्नी मरी, तब लोगों ने कहा था, वो मरी नहीं, मारी गई थी। शर्मा जी का किसी और औरत से चक्कर था। पत्नी ने विरोध किया तो उन्होंने उसकी चाय में जहर दे दिया। कोई साबित नहीं कर सका, पर गांव वाले जानते हैं। मैं सन्न रह गया।
तो शर्मा जी हत्यारे हैं? हाँ बेटा, हर अच्छे आदमी के अंदर एक बुरा आदमी छिपा होता है, बस पता नहीं चलता। उस दिन मैंने शर्मा जी को नए नजरिए से देखा। वो शांत, मीठी बातें करने वाले बुजुर्ग। क्या वाकई उन्होंने अपनी पत्नी को मारा था? मैंने सोचा, अगर ये सच है तो शायद ये पर्ची उनकी सजा है, पर मुझे न्याय नहीं बनना था। मैं सिर्फ एक परछाई था जो दूसरों की परछाइयां खिला रहा था। दोपहर को आदित्य स्कूल से लौटा। वो मेरे पास आया और बोला, पापा, आज स्कूल में मेरी परछाई ने फिर बात की। उसने कहा, तुम्हारे पापा को आज रात एक बूढ़े आदमी को मरते देखना है। मैं हैरान रह गया। क्या? उसने कहा, अगर तुम्हारे पापा ने उस आदमी की मदद की तो वे बच जाएंगे, पर अगर चुप रहे तो वे मरेंगे, और तब तुम्हारे पापा टोल कलेक्टर बन जाएंगे, हमेशा के लिए। पापा, आप टोल कलेक्टर मत बनना। मैंने सपना देखा, आप काले कपड़ों में बैठे थे, लोगों को कागज बांट रहे थे, और आपकी आंखें नहीं थी। मैंने आदित्य को गले से लगा लिया। मैं नहीं बनूंगा बेटा, पर परछाई ने कहा, आप पहले ही बन चुके हो, बस आपको पता नहीं। शाम के 7 बजे थे। मैंने फैसला किया, शर्मा जी को सच बताऊंगा कि उनकी पत्नी का कत्ल उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। हो सकता है कि उन्हें पछतावा हो और वे माफी मांग ले तो शायद मौत टल जाए। मैं उनके घर गया। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। उन्होंने लाइट नहीं जलाई थी। मैंने आवाज दी, शर्मा जी। अंदर से आवाज आई, कमजोर, अंदर आओ, वरुण बेटा। मैं गया। वे अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटे थे। उनके हाथ में वही काली पर्ची थी। उनके चेहरे पर पसीना था, सांस तेज थी। शर्मा जी, आप ठीक तो हैं? बेटा, मुझे पता है ये पर्ची असली है। मैं आज रात मर जाऊंगा, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। 5 साल पहले मैंने अपनी पत्नी को मारा था। मैं चुप रहा। तुम्हें पता था? अभी पता चला। मैं उसके लिए हर रोज रोता हूं। मैंने सोचा था कि दूसरी औरत से शादी कर लूंगा, पर उसके बाद मैं खुद से नफरत करने लगा। मैंने तय कर लिया था मैं आत्महत्या कर लूंगा, पर फिर मुझे लगा ये आसान रास्ता है। मैं सजा भुगतना चाहता था, और आज वो दिन आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ ठंडा था, मुर्दों जैसा। तुम मुझे बचाना मत, मैं मरना चाहता हूं, पर तुम ये करो, मेरे बेटे को बुलाओ। मैं उससे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। मैंने उनके बेटे पुणे में को फोन लगाया। उसने वीडियो कॉल उठाया। शर्मा जी ने उससे बात की। उन्होंने पत्नी के कत्ल का कबूलनामा किया, माफी मांगी और कहा कि वो आज मरने वाला है। बेटा चिल्लाया, पापा, आप पागल हो गए हैं? मैं अभी आता हूं। देर हो जाएगी बेटा, मुझे माफ कर देना। फोन कट गया। शर्मा जी ने मेरी तरफ देखा। घड़ी क्या हुई? मैंने देखा 11:44 बज रहे थे। 1 मिनट बाकी। मैं उनके पास बैठ गया। उनकी सांसें तेज हो रही थी। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली। हार्ट अटैक आ रहा है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। नहीं, रहने दे, मैं तैयार हूं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 11:05 पर उनकी सांसें रुक गई। उनका हाथ मेरे हाथ में था, गर्म से ठंडा हो गया। मैंने उनकी नब्ज देखी। चुप। वे मर चुके थे। मैं उठा। मेरी परछाई उदय दीवार पर मुस्कुरा रही थी। देखा, अंकल, तुमने कुछ नहीं किया, पर तुम वहां थे। तुम गवाह थे। अब तुम टोल कलेक्टर के एक कदम करीब हो। मैं शर्मा जी के घर से बाहर आया। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, हार्ट अटैक से मौत। प्राकृतिक। पर मैं जानता था यह प्राकृतिक नहीं था, यह उदय का खेल था। रात को मैं अपने बेडरूम में लेटा था तो मेरी जेब से वो पुरानी पर्ची जो मुझे मिली थी गिरी। मैंने उसे उठाकर देखा।
उस पर अब मेरी तारीख नहीं थी। उस पर लिखा था, कटरा टोल प्लाजा, कर्मचारी परिचय पत्र, नाम वरुण मेहता, पद अस्थाई टोल कलेक्टर, अगला कार्य 21 मार्च 2025 रात 11:45, स्थान NH 27, कटरा टोल। नोट, आपकी पहली शिफ्ट में आपको 5 पर्चियां बांटनी है। असफल रहे तो आपकी परछाई आपको खा जाएगी। मैंने पर्ची मोड़कर रख ली। मैं सो नहीं सका। रात को 2 बजे मेरा फोन बजा, कोई नंबर नहीं। मैंने उठाया। वरुण, आवाज उदय की थी। कल रात तुम्हारी ड्यूटी है, टोल पर आना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्चियां कैसे बांटनी है। मैं नहीं आ रहा। अगर नहीं आए तो तुम्हारी अगली पर्ची तुम्हारी पत्नी के नाम से छप जाएगी। सोच लेना। फोन कट गया। मैंने रेनू की तरफ देखा, वो सो रही थी। उसकी परछाई, जो अब सामान्य लग रही थी, वो हिली। उस परछाई के अंदर एक और छाया थी, उदय की। वो मुझे देख रही थी। मैं अगली रात टोल पर पहुंचा। इस बार मैं अकेला था। रेनू को बताया था कि ऑफिस का काम है। मैंने गाड़ी टोल के पास रोकी। वही 3 सुरंगे, वही सन्नाटा, वही काली रोशनी। पर इस बार बूथ में कोई नहीं था। सिर्फ एक कंप्यूटर था, नया, पुराने जैसा ही। उसकी स्क्रीन पर लिखा था, स्वागत है कलेक्टर वरुण। आज की पर्चियां 5। ग्राहक 1 अजय सिंह, ट्रक नंबर UPIT 6789, समय 22:15। 2 मीना देवी, कार नंबर MPBC 4721, समय 22:22। 3 राजू, साइकिल, समय 23। 4 नीरज श्रीवास्तव, बाइक, समय 23:30। 5 अनाम, पैदल यात्री, समय 23:45। मैंने कंप्यूटर के पास बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक विंडो खुली। पर्ची प्रिंट करने के लिए एंटर्स दबाए। यात्री को पर्ची देते ही उसकी मृत्यु का समय सक्रिय हो जाएगा। यदि यात्री पर्ची लेने से मना करे तो उसे जबरदस्ती थमाए। पहली पर्ची, अजय सिंह, ट्रक ड्राइवर। उसका समय 22:15 था, यानी अब से 10 मिनट बाद। मैंने एंटर्स दबाया। प्रिंटर में से एक काली पर्ची निकली। उस पर लिखा था, मृत्यु का कारण, ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरेगा। समय 22:15। 22:15 पर एक ट्रक आया। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। मैं बूथ से बाहर निकला, हाथ में पर्ची लिए। ड्राइवर ने खिड़की खोली। वो एक जवान आदमी था, लगभग 30 साल। उसकी आंखें थकी हुई थी। कितने? उसने पूछा। 75 रुपए, और ये पर्ची ले लो। उसने पैसे दिए, पर्ची ली। उसने उसे देखा, हंसा। मौत की तारीख? बकवास। उसने पर्ची फेंक दी और ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। मैंने पीछे देखा। उसका ट्रक तेज रफ्तार से जा रहा था। ठीक 22:15 पर सामने एक मोड़ आया। ट्रक ने ब्रेक मारे, पर फेल हो गए। वो सीधा खाई में जा गिरा। धमाका हुआ, आग लग गई। ड्राइवर बाहर निकलता दिखा, पर फिर अंदर ही रह गया। मैंने दूर से देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कातिल बन गया था। बाकी 3 पर्चियां मैंने भी दे दी। मीना देवी, एक बुजुर्ग महिला, ने पर्ची ली, गाड़ी चलाई, और 22:10 पर उसकी कार ब्रेक फेल होने से पेड़ से टकरा गई। वो मर गई। राजू, एक गरीब साइकिल सवार, ने पर्ची ली, और 23 पर एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। नीरज, एक युवक, ने पर्ची ली। 23 मिनट पर उसकी बाइक सड़क पर फिसल गई। वो खाई में जा गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। 4 लोग, 4 मौतें। मैंने चारों की पर्चियां दी थी। अब 5वीं बाकी थी, अनाम पैदल यात्री। समय 23:45। मैंने कंप्यूटर देखा। उस यात्री का नाम नहीं था, सिर्फ अनाम लिखा था। मैंने एंटर दबाया। पर्ची निकली। उस पर लिखा था,
मृत्यु का कारण अज्ञात। समय 23:45। मैं बूथ के बाहर खड़ा हो गया। रात के 11:40 हो चुके थे। सड़क पर कोई नहीं था, कोई पैदल यात्री नहीं। मैंने सोचा शायद कोई नहीं आएगा, पर 11:44 पर मैंने देखा एक परछाई सड़क पर चल रही थी। कोई शरीर नहीं, सिर्फ एक परछाई। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। वह रुकी और उस परछाई से आवाज आई, मैं वो यात्री हूं। मुझे पर्ची दो। तुम कौन हो? मैं तुम हूं। तुम्हारी परछाई, उदय को तुमने अपने अंदर ले लिया, पर तुम्हारी असली परछाई जो तुम्हारे साथ पैदा हुई थी, वो मैं हूं। और मैं मरना चाहती हूं, क्योंकि तुमने मुझे नकार दिया। मैंने परछाई की तरफ पर्ची बढ़ा दी। उसने उसे ले लिया और फिर वो परछाई पिघल गई। वो जमीन पर गिरी, उसका कालापन फैल गया और फिर वो हवा में उड़ गई। एक चीख आई, मेरी अपनी चीख, और फिर सन्नाटा। मेरे पैरों के नीचे अब कोई परछाई नहीं थी। मैं खुद एक परछाई था, पूरी तरह। मेरा शरीर था, पर उसकी कोई छाया नहीं थी। मैं टोल पर खड़ा था और मेरे सामने 3 सुरंगें थी। अब वे खुली थी। उनमें से एक एक करके लोग निकल रहे थे। वे सब मरे हुए लोग थे। अजय, मीना, राजू, नीरज और कोई और एक औरत जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे सब मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उस औरत ने कहा, मैं पहली पर्ची वाली थी, जिसे तुमने 3 साल पहले दी थी, पर तब तुमने मुझे पर्ची नहीं दी थी। तुमने मुझे मारा था। मैं वही हूं, उदय की मां। मैं चौंका। उदय की मां? हां, मैंने ही उदय को भेजा था उस रात सड़क पर। मैं चाहती थी कि कोई उसे मारे ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए, परछाई बनकर। और तुमने किया, और अब तुम टोल कलेक्टर हो, और मैं तुम्हारी बॉस हूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक काली पर्ची थी। उस पर मेरा नाम था और तारीख थी 21 मार्च 2025, समय 23:42, जो अभी था। तुम आज मरोगे, वरुण, पर मरने से पहले तुम अपनी पत्नी और बेटे को ले आओ यहां। उन्हें भी टोल कलेक्टर बनना होगा तुम्हारे बाद। मैं चिल्लाया, नहीं। उसने कहा, तो फिर उनके बिना मरो, पर याद रखना, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी परछाई, जो अब कोई नहीं है, फिर से तुम्हारे बेटे के पास चली जाएगी। वो उदय के अंदर समा जाएगी और फिर उदय तुम्हारे बेटे का शरीर ले लेगा। सोच ले, मैंने झांसी की तरफ गाड़ी दौड़ाई। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं थी, जैसे पूरा शहर सो गया हो या मर गया हो। मैंने रात के 2 बजे पर अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी। बिल्डिंग की सारी लाइटें बुझी हुई थी। सिर्फ मेरे फ्लैट 3री मंजिल की खिड़की से एक अजीब सी हरी रोशनी आ रही थी, वैसी ही जैसी टोल पर ट्यूबलाइटों में होती है। मैं सीढ़ियों से ऊपर दौड़ा। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसके दरवाजे पर एक काली पर्ची चिपकी थी, जिस पर लिखा था, कर्मचारी वर्ग के लिए आरक्षित। सीढ़ियां प्रयोग करें। मैं 3री मंजिल पर पहुंचा। हमारे फ्लैट का दरवाजा खुला था। अंदर से एक आवाज आ रही थी, आदित्य की, पर वो गा रहा था वो लोरी जो उदय की मां ने उदय को सुनाई होगी, बहुत पुरानी, उर्दू में, दर्द भरी। मैं अंदर घुसा। लिविंग रूम अंधेरा था, पर दीवारों पर सैकड़ों काली पर्चियां चिपकी हुई थी। हर पर्ची पर एक नाम और एक तारीख। कुछ नाम मैं पहचान रहा था, मेरे सहकर्मी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त। उनमें से एक पर मेरा नाम था। तारीख आज की थी, 22 मार्च 2025, क्योंकि रात 12 बज चुकी थी। अब 22 मार्च था। आदित्य बैठक के बीचों बीच खड़ा था। उसने सफेद पजामा पहना था। उसके पैर नंगे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। कोई पुतली नहीं, कोई परितारिका नहीं। उसके हाथ में एक काली पर्ची थी और वो उसे मोड़कर हवाई जहाज बना रहा था।
पापा, आप आ गए, उसने कहा। आवाज उसकी थी, लेकिन उसमें एक और आवाज मिली हुई थी, एक औरत की, धीमी, खनकती हुई। दादी कह रही थी कि आप देर कर दोगे। आदित्य, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? दादी ने दी है। उन्होंने कहा, ये आंखें तुझे वो सब दिखाएंगी जो इंसान नहीं देख सकता। मौत को देख सकेगा, परछाइयों को पढ़ सकेगा। पापा, मैं अब डरता नहीं हूं, मुझे सब दिखता है। तुम्हारी मां कहाँ है? उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया। वो अंदर है, पर वो अब मम्मी नहीं रही, वो एक परछाई है। मैं बाथरूम की तरफ दौड़ा। दरवाजा अंदर से बंद था, पर ताला टूटा हुआ था। मैंने धक्का दिया, दरवाजा खुला। बाथरूम में लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ शीशे से हरी रोशनी आ रही थी। शीशे के अंदर रेनू थी, उसकी परछाई नहीं, बल्कि वो खुद। वो शीशे के पार की दुनिया में फंसी थी, अपने हाथ बाहर कर रही थी, पर शीशा एक दीवार बन गया था, ठोस, अभेद्य। वरुण, वो चिल्लाई। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। बचाओ मुझे। आदित्य ने मुझे धक्का दे दिया। उसने कहा, मम्मी, अब तुम परछाई बन जाओगी। और फिर मैं यहां अंदर आ गई। आदित्य ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो उदय बन गया है। उदय के अंदर आदित्य है, या आदित्य के अंदर उदय है, मुझे समझ नहीं आता। पर वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा, वो कुछ और है। मैंने शीशे को अपनी मुट्ठी से मारा, वो नहीं टूटा। मैंने कुर्सी उठाई, मारी, नहीं टूटा। मैं चिल्लाया, आदित्य। वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी सफेद आंखों में अब एक काला बिंदु दिख रहा था, एक छोटी सी पुतली जो बढ़ रही थी, जैसे वो देखना सीख रहा हो। पापा, वो शीशा नहीं टूटेगा। वो है टोल का वो पुराना कंप्यूटर मॉनिटर, जो कभी उदय के अंदर था। अब वो हमारे घर में है, और मम्मी उसके अंदर कैद है। आज रात वो मर जाएंगी, या परछाई बन जाएंगी। आप चुन लीजिए। मेरे फोन में एक मैसेज आया, नंबर नहीं, सिर्फ टेक्स्ट। अभी टोल पर आओ, अपने बेटे को लेकर, नहीं तो रेनू कभी बाहर नहीं निकलेगी। उदय की मां। मैंने आदित्य की तरफ देखा। चल, तेरी दादी बुला रही है। पापा, वो मेरी दादी नहीं है, वो औरत है जिसने उदय को पैदा किया था, फिर उसे सड़क पर भेज दिया था, ताकि वो मर जाए और परछाई बन जाए। वो अपने बेटे को नहीं, उसकी परछाई को चाहती थी, और अब उसे मेरी परछाई चाहिए। तो तू क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं भी वही चाहता हूं। मैं परछाई बनना चाहता हूं, उदय की तरह। तब मुझे कभी भूख नहीं लगेगी, कभी डर नहीं लगेगा, कभी मौत नहीं आएगी, सिर्फ अंधेरा। हमेशा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों सीढ़ियों से उतरे, मैं, मेरा बेटा और उसकी सफेद आंखें। गाड़ी में बैठते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। हमारे घर की बालकनी पर रेनू खड़ी थी, पर शीशे के अंदर वो हाथ हिला रही थी। उसके हाथ से काली पर्चियां गिर रही थी, जो हवा में उड़ रही थी, पूरे शहर में बिखर रही थी। सड़क सूनी थी। बारिश फिर शुरू हो गई थी, इस बार बहुत तेज, मानो आसमान फट रहा हो। मेरे वाइपर काम नहीं कर रहे थे, पर मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। सड़क अपने आप मेरे सामने खुल रही थी, या शायद मेरी गाड़ी किसी और के द्वारा चलाई जा रही थी। आदित्य आगे की सीट पर बैठा था, उसकी सफेद आंखें आगे की तरफ लगी थी। वो गुनगुना रहा था। पापा, दादी ने कहा है, आपको आज 3 चीजें चुननी है। पहली, आप मरे। दूसरी, मम्मी मरे। तीसरी, मैं मरूं। पर चौथा भी विकल्प है, आप सब मिलकर टोल चलाएं। हमेशा के लिए। मैं टोल नहीं चलाऊंगा। तो फिर आप अपने अंदर के उदय को बाहर निकालिए। वो आपकी परछाई बना हुआ है, उसे मारिए, तब आप आजाद हो जाएंगे। उदय को कैसे मारूं? वो तो पहले ही मर चुका है। उसकी परछाई मारो, वो आपके पैरों के नीचे है। देखो,
मैंने नीचे देखा। मेरे पैरों के नीचे वो परछाई थी जो उदय की थी। वो बढ़ रही थी, मेरी टांगों पर चढ़ रही थी, मेरी कमर तक आ गई थी। वो मुझे निगलना चाहती थी। मैंने उसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ उसमें से गुजर गए। आप नहीं पकड़ सकते पापा, आपको उसे खाना होगा, अपने अंदर लेना होगा, जैसे आपने मुझे आदित्य खाया था। याद है जब मैं छोटा था तो आप मुझे भूख से बचाने के लिए मेरी बीमारी खा गए थे। तब से मैं आपके अंदर हूं। मुझे वो पल याद आया जब आदित्य 1 साल का था। उसे डेंगू हुआ, डॉक्टर ने कहा मर जाएगा। मैंने उस रात उसके बिस्तर पर बैठकर उसकी बीमारी को अपने अंदर ले लिया था। उसकी तपिश, उसकी कमजोरी, सब। आदित्य बच गया, पर मैं 3 दिन तक बेहोश रहा। तब से मेरे अंदर एक छेद था, एक भूख जो कभी नहीं मिटती थी। हम टोल पहुंचे। रात के 3 बज रहे थे। टोल पूरी तरह बदल गया था। अब वहां 3 सुरंगें नहीं, 3 विशालकाय मुंह थे, जैसे कोई जानवर जमीन से बाहर निकल आया हो। बीच वाले मुंह के अंदर उदय की मां खड़ी थी। अब वो बूढ़ी नहीं थी, वो एक जवान औरत थी। काले बाल, लाल साड़ी, और उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे जैसे उदय की थी। उसके चारों ओर सैकड़ों परछाइयां घूम रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। वरुण, उसने कहा। आवाज गहरी थी, जैसे सैकड़ों मुंह एक साथ बोल रहे हों। ले आया अपने बेटे को। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि ये बच्चा, उसने आदित्य की तरफ देखा, मेरा बेटा बन जाए। उदय मर गया, पर उसकी परछाई तुम्हारे अंदर है। मैं चाहती हूं कि तुम उदय की परछाई को इस बच्चे के अंदर डाल दो। फिर ये बच्चा उदय बन जाएगा, जिंदा, नया, हमेशा के लिए। और तुम टोल चलाओगे। और रेनू, वो शीशे में कैद रहेगी, पर उसकी परछाई वो तुम्हारी होगी। तुम उसे रख सकते हो अपने पास, एक स्मारिका की तरह। आदित्य मेरे पास से निकलकर उस औरत के पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं तैयार हूं, मुझे उदय बना दो। बेटा, तू जानता है, उदय बनने के लिए तुझे अपनी सारी यादें छोड़नी होंगी। अपने पापा मम्मी को भूलना होगा, घर को भूलना होगा। तू सिर्फ एक परछाई रहेगा, बिना शरीर के, बिना नाम के। मैं जानता हूं, मैंने अपनी परछाई पहले ही खा ली है। अब मैं आधा परछाई हूं। पूरा कर दो। मैंने आदित्य की तरफ देखा, 7 साल का बच्चा, जिसे मैंने बीमारी से बचाया था, जिसके लिए मैंने अपनी भूख को हमेशा दबाए रखा था। वो अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें सफेद, उसकी आवाज में एक औरत का साया था। मैं जानता था अब वो मेरा बेटा नहीं रहा था, या शायद वो कभी था ही नहीं। शायद जब मैंने उसकी बीमारी खाई थी, तब मैंने उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी खा लिया था। शायद आदित्य उस दिन मर गया था और उसकी जगह एक परछाई आ गई थी, जो मुझसे चिपक गई, जो मुझे पापा कहती रही और जिसे मैंने अपना बेटा समझ लिया। मैंने कहा, उदय की मां, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, पर एक शर्त पर। बोल, तुम इस बच्चे को स्वतंत्र करो, उसे किसी के अंदर मत डालो, उसे अपनी परछाई बना लो, तुम्हारी परछाई। फिर वो तुम्हारे साथ रहेगा, उदय की तरह। और मैं टोल चलाऊंगा हमेशा। पर फिर तुम्हारी पत्नी, वो शीशे में रहेगी, उसके बिना मैं रहूंगा। मैंने उसे भी धोखा दिया था, उससे कभी सच नहीं बोला था कि मैंने एक बच्चे को मार डाला। वो मेरी सजा है। उदय की मां मुस्कुराई। उसने आदित्य को अपनी तरफ खींचा, उसे गले लगा लिया। आदित्य का शरीर पिघलने लगा। वो काला धुआं बन गया और उस औरत के अंदर समा गया। अब वो औरत गर्भवती थी। उसके पेट में उदय नहीं, आदित्य था। एक नई परछाई, एक नया बच्चा जो कभी पैदा नहीं होगा, बस उसके अंदर रहेगा। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। अब तुझे काम सिखाना है, बैठ उस कंप्यूटर पर।
मैं बूथ के अंदर गया। कंप्यूटर वही था, CRT मॉनिटर, फ्लॉपी ड्राइव, पुराना कीबोर्ड। स्क्रीन पर लिखा था, कटरा टोल प्लाजा मृत्यु प्रबंधन प्रणाली। स्वागत है स्थायी कलेक्टर वरुण मेहता। आपकी पहली आधिकारिक शिफ्ट आज 22 मार्च 2025 23:00 से प्रारंभ। आपके अंतर्गत क्षेत्र NH 27, किमी 124 से 256। कर्मचारी कोई नहीं, आप अकेले हैं। मैंने कीबोर्ड पर हाथ रखा। वो ठंडा था जैसे बर्फ। स्क्रीन पर एक विंडो खुली। आज की पर्चियां, अगले 24 घंटों में 12 मौतें। प्रिंट करने के लिए एंटर दबाए। मैंने एंटर दबाया। प्रिंटर की आवाज आई, कर, और एक काली पर्ची निकली। पहली पर्ची पर नाम था रेनू मेहता, 304 शिवाजी नगर, झांसी। मृत्यु समय 22 मार्च 2025 23:40। कारण शीशे के अंदर दम घुटना। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज नहीं निकली। मेरे गले में एक हाथ था, मेरी अपनी परछाई का, उदय का। वो मुझे दबा रहा था। चुप रह अंकल, अब तू हमारा है। मैंने पर्ची मोड़कर जेब में रख ली। रेनू मरने वाली थी 23:00 पर, यानी 20 मिनट बाद। मैं उसे बचा सकता था शायद, अगर मैं उसकी जगह किसी और की पर्ची लगा दूं। पर किसकी? तभी मेरे सामने एक और पर्ची आई। ये सफेद थी, काली नहीं। उस पर लिखा था, वरुण मेहता विकल्प। आप अपनी पर्ची बदल सकते हैं यदि आप इस टोल को सदा के लिए बंद कर दें। टोल बंद करने का तरीका, तीनों सुरंगों के अंदर आग लगा दें। पर सुरंगों के अंदर जो परछाइयां हैं वे मुक्त हो जाएंगी, जिनमें आपका बेटा और आपकी पत्नी भी है। लेकिन आपको भी सुरंग में ही रहना होगा, जलना होगा, मिटना होगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ या नहीं? मैंने हाँ दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर मेरी उंगली रुक गई क्योंकि स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। यदि आप हाथ दबाएंगे तो आप कभी मरेंगे नहीं, कभी जिएंगे नहीं। आप एक स्मृति बन जाएंगे, बस एक याद, जो हर रात उनकी आंखों के सामने आएगी जिन्होंने आपको जाना। क्या आप याद बनना चाहते हैं? मैंने अपने हाथ की सुन्नता तोड़ी और हाँ दबा दिया। सुरंगों में आग लग गई, लपटे आसमान तक गई। मैं अंदर दौड़ा, उस औरत, उदय की मां को पीछे छोड़ते हुए, जो चीख रही थी, पिघल रही थी। मैं बीच वाली सुरंग में गया जहां रेनू कैद थी। शीशा पिघल चुका था, वो बाहर आ गई थी। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वरुण, तुम यहां? हां, अब हम साथ मरेंगे। पर आदित्य, वो उस औरत के अंदर है। वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं जिएगा। वो परछाई है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आग ने हमें घेर लिया। तभी सुरंग के अंदर से एक आवाज आई, आदित्य की। पापा, मम्मी, मैं यहां हूं, मुझे मत छोड़ो। वो हमारे सामने खड़ा था, आदित्य, अपने असली रूप में। उसकी आंखें सामान्य थी, उसकी परछाई थी। वो आग के बीच खड़ा था, जल नहीं रहा था। पापा, मैंने उदय की मां को अपने अंदर ले लिया। अब वो मेरे अंदर है, पर मैं उसे नियंत्रित कर रहा हूं। मैंने टोल बंद कर दिया। सब मुक्त हो गए, सिर्फ तुम दोनों बचे हो और मैं। अब हम तीनों यहां से निकल सकते हैं। लेकिन कैसे? सुरंग का बाहर का रास्ता बंद था। शीशा टूटा हुआ था, पर उस पार सिर्फ अंधेरा था। आदित्य ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। पापा, मम्मी, मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां कोई मौत नहीं, कोई परछाई नहीं, बस शून्य। रेनू ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। तीनों हाथ मिले। आग हमारे चारों ओर दीवार बन गई, पर हमें छू नहीं रही थी। हम उठने लगे, ऊपर आसमान की तरफ। नीचे टोल जल रहा था। काली पर्चियां हवा में उड़ रही थी, जल रही थी, राख बन रही थी।
उनमें से एक पर्ची मेरे हाथ में आकर चिपक गई। उस पर लिखा था, जब मैं और रेनू उस काले मैदान पर गिरे तो हमारा शरीर हल्का हो गया था, जैसे हम दोनों परछाइयां बन गए हों। मैंने रेनू का हाथ छुआ। वो गर्म थी, असली, पर मेरा हाथ ठंडा था, मुर्दों जैसा। मैंने उस बूथ को देखा। वो NH-27 वाले टोल जैसा ही था, पर छोटा, जंग लगा, और उसकी खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। सिर्फ एक काली चमक, जैसे काला रंग ही चमक सकता है। बूथ के ऊपर एक साइन बोर्ड था, जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था, आपके अंदर का टोल, एक तरफा सड़क, बाहर निकलने के लिए कोई पर्ची नहीं। मैं बूथ के पास गया। अंदर एक कुर्सी थी, एक कंप्यूटर था, वही CRT मॉनिटर, पर अब उसकी स्क्रीन फटी हुई थी, और एक काली पर्ची टेबल पर रखी थी। पर्ची पर मेरा नाम था, पर तारीख खाली थी। उस पर लिखा था, अपनी मृत्यु की तारीख स्वयं लिखें। मैंने पर्ची हाथ में ली। वो जल रही थी, ठंडी नहीं। उसने मेरी हथेली जला दी। मैंने उसे नीचे रख दिया। तभी बूथ के बगल में एक और शख्स आकर खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं, आदित्य था, पर वो 7 साल का नहीं था। वो लगभग 20 साल का था, लंबा, पतला। उसकी आंखें अब सफेद नहीं थी, वे काली थी, पर उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ कालापन। उसने काला कोट पहना था, और उसके हाथ में एक स्टाम्प था। उस पर लिखा था, मृत्यु प्रमाणित, पापा। उसने कहा। आवाज उसकी थी, पर बहुत गहरी, बहुत थकी हुई। मैंने उदय की मां को खत्म कर दिया, उसे अपने अंदर ले लिया, फिर उसे अपने अंदर ही मार डाला। अब वो नहीं है, पर इस काम ने मुझे बदल दिया। मैं अब वो नहीं रहा जो तुम्हारा बेटा था। मैं एक परछाई हूं, पर अब मैं परछाइयों का मालिक हूं, और तुम दोनों को यहां से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। कैसे निकालेगा? रेनू ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था, डर नहीं। तूने हमें यहां फंसाया। मैंने नहीं, मम्मी, तुम दोनों ने खुद को फंसाया। पापा ने एक बच्चे को मारा, और उसकी मां ने बदला लेने के लिए ये टोल बनाया। तुमने, रेनू, पापा का साथ दिया, उनकी बातों पर विश्वास किया, कभी सच नहीं पूछा, और मैं उस बच्चे की परछाई बन गया जो पापा ने मारा था। हम तीनों अपने अपने पापों के कारण यहां हैं। अब इस टोल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, आखिरी पर्ची। किसकी? पापा की, या मम्मी की, या मेरी। 3 में से एक को यहां मरना होगा। सच में मरना, पूरी तरह मिट जाना, तभी ये टोल बंद होगा। आदित्य ने अपने स्टाम्प से हवा में एक पर्ची बना दी। वो काली थी, पर उस पर रेनू का नाम था। उसने वो पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई। पापा, अगर मम्मी मर जाए तो तुम जी सकते हो, तुम वापस दुनिया में जा सकते हो, एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, तुम्हारा अपराध माफ हो जाएगा। रेनू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसने सब कुछ समझ लिया था। वरुण, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम खुश रहोगे? नहीं, तो फिर मैं नहीं मरूंगी। उसने आदित्य से कहा, बेटा, दूसरा विकल्प दे। आदित्य ने स्टाम्प घुमाया। एक और पर्ची बनी। इस बार उस पर मेरा नाम था। पापा, अगर तुम मरोगे तो मम्मी जिएगी, वो वापस जाएगी, अपने माता पिता के पास एक नई नौकरी ढूंढेगी, पर उसे तुम्हें भूलना होगा, हमेशा के लिए। मैंने रेनू की तरफ देखा। तुम जीना चाहती हो, तुम्हारे बिना नहीं, तो फिर मैं नहीं मरूंगा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं जानता था, तीसरा विकल्प, मैं मरूं, पर ध्यान रखना, मैं अब परछाइयों का मालिक हूं। अगर मैं मर गया तो मेरे अंदर की सारी परछाइयां, उदय, उसकी मां, और जो भी इस टोल में फंसे थे, वे सब मुक्त हो जाएंगी। पर वे मुक्त होकर दुनिया में फैल जाएंगी, नए शरीर ढूंढेंगी, नए लोगों को सताएंगी। तो मेरे मरने का मतलब है एक बड़ी विपत्ति। तो कोई चौथा विकल्प नहीं, एक चौथा है,
तुम दोनों मिलकर इस बूथ को तोड़ दो। बूथ टूटेगा तो टोल बंद होगा और हम तीनों बाहर निकलेंगे, वापस उसी रात में जब सब शुरू हुआ था। पर उसके लिए चाहिए एक सच्चा बलिदान। कोई खून नहीं, कोई मौत नहीं, बल्कि एक याद का बलिदान। तुम में से किसी को अपनी सबसे प्यारी याद यही छोड़नी होगी। मैंने पूछा, कैसी याद? तुम्हारी और मम्मी की पहली मुलाकात। वो दिन, वो पल, उस पल की सारी गर्माहट यहां छोड़नी होगी। अगर तुमने वो याद दे दी तो तुम उसे कभी वापस नहीं पाओगे। तुम्हें याद रहेगा कि तुम मिले थे, पर तुम ये नहीं जान पाओगे कि उस पल में क्या लगा था। वो भावना मर जाएगी। रेनू ने मेरी तरफ देखा। मैं दे सकती हूं। तुम दे सकते हो? मैं चुप था। वो पहली मुलाकात 2010 में झांसी के एक कॉफी शॉप में। रेनू नीली साड़ी में थी। उसने चश्मा पहना था। वो घबरा रही थी। मैंने उसे बताया था कि मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता हूं। तब मैंने झूठ बोला था। असल में मैं एक छोटी फर्म में था। उसने मेरी बातों पर यकीन किया और मुस्कुराई। वो मुस्कान, वो पल मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। अगर वो चली गई तो मैं और रेनू क्या रह जाएंगे? दो अजनबी जो संयोग से एक साथ रह रहे हों। मैंने कहा, रेनू, तुम दे सकती हो। रेनू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने सीने से एक सफेद रोशनी निकाली। वो उसकी याद थी। वो रोशनी उसके हाथ में थी, गर्म, धड़कती हुई, जैसे कोई छोटा सा दिल। उसने उसे आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। आदित्य ने उसे लिया और उस रोशनी को बूथ के अंदर फेंक दिया। बूथ हिला पर नहीं टूटा। एक याद काफी नहीं है, दो चाहिए। रेनू ने मेरी तरफ देखा। वरुण, अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपनी सबसे प्यारी याद निकाली। वो पल जब आदित्य पैदा हुआ था। उसकी पहली चीख, उसका पहला रोना, मेरे हाथों में उसका छोटा सा शरीर। मैं उस रोशनी को अपने सीने से खींचकर बाहर नहीं ला सकता था। वो चिपक गई थी, मेरे अंदर जैसे कोई पेंच जाम हो गया हो। आदित्य मेरे पास आया। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। पापा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसने मेरे अंदर से वो याद खींच ली, बिना दर्द के, बिना किसी एहसास के। एक सफेद रोशनी उसके हाथ में आ गई। उसने उसे भी बूथ में फेंक दिया। दो यादें मिलकर एक विशालकाय सफेद विस्फोट बन गई। बूथ टूट गया। लोहे की चादरें उड़ गई। कंप्यूटर के टुकड़े हवा में बिखर गए। काली पर्चियां जल गई। अंधेरे का मैदान फट गया। उसमें से रोशनी आई, पहले हल्की, फिर तेज। मैं, रेनू और आदित्य तीनों हवा में उड़ने लगे। हम ऊपर जा रहे थे, एक लंबी सुरंग की तरह, जिसके अंत में सफेद रोशनी थी। हम उस रोशनी से गुजरे और फिर मैंने अपनी आंखें खोली। मैं अपनी होंडा सिटी के ड्राइवर सीट पर था। सीट बेल्ट बंधी थी। रेडियो बज रहा था, 90s का एक पुराना गाना। मेरी घड़ी देखी, 14 मार्च 2025, रात 11:31। वही रात जब मैं पहली बार उस टोल पर पहुंचा था। मैं सुरंग से बाहर निकल रहा था। आगे टोल का बोर्ड दिख रहा था, कटरा टोल प्लाजा, 24x7 सेवा। पर इस बार टोल अलग था। वहां रोशनी थी, कर्मचारी थे, दूसरी गाड़ियां थी। एक सामान्य टोल। मैंने गाड़ी रोकी। एक युवक ने पर्ची दी। सफेद पर्ची, सामान्य, उस पर लिखा था 75 रुपए, धन्यवाद। मैंने पैसे दिए और आगे बढ़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, आदित्य और रेनू थे। पिछली सीट खाली थी। मैं घबराया। मैंने फोन निकाला, रेनू का नंबर लगाया। हेलो रेनू, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? रात को 11:10 पर कहाँ निकल गए? आदित्य रो रहा है, तुम्हारे बिना नहीं सो रहा। मैंने राहत की सांस ली। मैं छतरपुर से लौट रहा हूं। अभी टोल क्रॉस किया, आधे घंटे में घर पहुंचूंगा। ठीक है, सावधान रहना,
फोन कटा। मैंने आगे बढ़ना चाहा, पर मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक काली पर्ची रखी थी। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, यह तुम्हारी आखिरी पर्ची है वरुण। तुमने टोल बंद कर दिया, पर अपने अंदर का टोल नहीं। तुम्हें अब भी वो याद नहीं है जो तुमने खो दी, आदित्य का जन्म और रेनू से पहली मुलाकात। वे यादें अब इस पर्ची में हैं। तुम उन्हें वापस ले सकते हो, यदि तुम कभी इस टोल पर वापस आओ और वही गलती दोबारा करो। पर हम जानते हैं तुम नहीं आओगे, तो फिर हमेशा के लिए अधूरे रहो। आदित्य, जो अब इस पर्ची के अंदर है। मैंने पर्ची को मोड़ा, अपनी जेब में रखा। मैं घर पहुंचा। रेनू ने दरवाजा खोला। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में वो बात नहीं थी जो पहले थी। वो एक औपचारिक मुस्कान थी, जैसे किसी अजनबी के लिए। उसने कहा, आओ, खाना गर्म है। आदित्य सोफे पर सो रहा था। मैंने उसे उठाकर उसके कमरे में लिटाया। उसने आंखें खोली। वही 7 साल का बच्चा, सामान्य आंखें। उसने कहा, पापा, मुझे सपना आया था। आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। क्यों? आज 17 मार्च 2027 है। 2 साल बीत गए। मैं अब भी झांसी में रहता हूं, वही नौकरी करता हूं। रेनू मेरे साथ है, पर हमारे बीच एक दीवार है, जैसे हम 2 किराएदार हों, पति पत्नी नहीं। आदित्य बड़ा हो गया है, अब 9 साल का। वो अजीब है। वो अक्सर अकेले में किसी से बातें करता है जो मैं नहीं देख सकता। उसने एक बार मुझसे कहा, पापा, मेरे अंदर एक और लड़का रहता है। उसका नाम उदय है। वो बोलता नहीं, पर रात को रोता है। मैंने उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने की सोची, पर रेनू ने मना कर दिया। वो ठीक है, तुम ठीक नहीं हो। शायद वो सही है। मैं अब भी वो काली पर्ची रखता हूं, अपनी जेब में, बटुए में, तकिए के नीचे। कभी कभी रात को जब नींद नहीं आती, तो मैं उसे निकाल कर पढ़ता हूं। उस पर अब नए अक्षर उभर आए हैं। तुमने हमें बंद तो कर दिया, पर तुम्हारे अंदर हमेशा एक टोल रहेगा, जहां हर रात कोई न कोई गुजरेगा और एक काली पर्ची लेकर जाएगा। क्योंकि अब तुम खुद एक पर्ची हो, एक याद जो कभी खत्म नहीं होती। मैंने आज तय किया है कि मैं इस पर्ची को जला दूंगा। मैंने माचिस निकाली, पर्ची को आग लगा दी। वो जलने लगी, पर जलते ही उसकी राख से एक आवाज आई, आदित्य की, रेनू की और उदय की मां की, सब मिलकर। हम नहीं मरते वरुण, हम तुम्हारे अंदर हैं। हर बार जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो हम जाग जाते हैं। तुम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, बस इतना ही काफी है। राख हवा में उड़ गई। मैंने अपने हाथ देखे, वे सामान्य थे। मेरी परछाई थी, मेरी अपनी, अब उदय की नहीं। मैंने राहत की सांस ली। आज रात रेनू के साथ खाना खाते वक्त मैंने उससे पूछा, तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? उसने सोचा, नहीं, अजीब है, मुझे तो याद ही नहीं। हम कहीं ऑफिस में मिले थे ना? हाँ, ऑफिस में। मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि मुझे भी वो याद नहीं थी। वो याद तो उस टोल की आग में जल चुकी थी। हम दोनों अजनबी थे, जो एक साथ रह रहे थे, एक बच्चे को पाल रहे थे, पर ये नहीं जानते थे कि उनके बीच कभी प्यार था या नहीं। आदित्य अपने कमरे से चिल्लाया, पापा, देखो मैंने क्या बनाया। मैं उसके कमरे में गया। उसने एक तस्वीर बनाई थी, एक टोल प्लाजा की, जिस पर लिखा था कटरा टोल, और उस टोल पर एक बूथ था, जिसमें एक आदमी बैठा था, मुझ जैसा। उसके सामने ढेर सारी काली पर्चियां थी, और उन पर्चियों पर हजारों नाम थे, जिनमें मेरा भी था। बहुत अच्छी तस्वीर है बेटा। पापा, ये कोई तस्वीर नहीं है, ये आईना है। मैंने तस्वीर को उल्टा किया। उसकी पीठ पर शीशा लगा था। उस शीशे में मैंने देखा, मैं वहां बैठा हूं, टोल के बूथ में। मेरे हाथ में काली पर्चियां है। मेरे बगल में एक औरत है, वही उदय की मां,
और मेरी गोद में एक बच्चा है, उदय, जीवित, मुस्कुराता हुआ। पापा, आप कभी बाहर नहीं आए। आदित्य ने कहा, आप अभी भी उसी टोल पर है। ये घर, मैं, मम्मी, सब एक सपना है, एक काली पर्ची का सपना। जागोगे कब? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो मैं उसी काले मैदान पर था, उसी टूटे बूथ के पास। रेनू कहीं नहीं थी, आदित्य कहीं नहीं था, सिर्फ मैं था। और मेरे हाथ में एक पर्ची, सफेद। उस पर लिखा था, तुम हमेशा यहां रहोगे। यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारी मुक्ति, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम असली हो या परछाई। इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। कहानी खत्म हो गई, पर तुम अभी भी पढ़ रहे हो। तो सोचो, क्या तुम वरुण हो या वो जो वरुण को पढ़ रहा है?